तो क्या आप तैयार हैं एक नए दौर के लिए जहां कैप्टन अमेरिका एक बार फिर इंसाफ, बहादुरी और कुर्बानी की अलामत बनकर उभरता है। आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमा की ताज़ा तरीन फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। ये फिल्म न सिर्फ एक्शन और सनसनी से भरपूर है बल्कि इसमें एक नई दुनिया की झलक भी देखने को मिलेगी। क्या ये फिल्म तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी? चलिए जानते हैं इस तफसीली रिव्यू में। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट जो कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो आकर लोगों से खिताब करते हैं। अपने भाषण में रूस कहता है कि आज के इलेक्शन में अमेरिका ने बता दिया कि वो क्या चाहता है। वो कहता है कि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। कुछ चुटकी बजाकर आधे लोगों को गायब कर देता है तो कभी सेलेस्टियल आइलैंड इंडियन ओशन में से उभरने लगता है। हम पर आने वाले खतरे कभी खत्म नहीं होंगे। इनका सामना करने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। सीन बदलता है और हमें 5 महीने बाद का मंजर दिखाया जाता है। जोकिन टोरस जो अपने सीनियर को बताता है कि सरपंच के आतंकवादी पैकेज लेकर आ गए हैं, क्लाइंट कभी भी डील के लिए आ सकता है। टोरस अपने सीनियर से पूछता है कि उस पैकेज में ऐसा क्या है, जिस पर सीनियर बताता है कि ये सिर्फ व्हाइट हाउस को पता है। सीनियर पूछता है कि सैम विल्सन कहाँ है। टोरस बताता है कि वो अपने शिकार के लिए निकल चुका है। फिर हम कैप्टन अमेरिका की एंट्री को देखते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब होती है। फिर कैप्टन अमेरिका और वहाँ पर मौजूद दहशत गर्दों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। फिर कैप्टन अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पर तमाम दहशत गर्द ढेर हो जाते हैं। फिर कैप्टन बिल्डिंग को स्कैन करता है जिस पर उसे पता चलता है कि अंदर कुछ होस्टेजेस हैं जिनको बचाने के लिए वो अंदर की तरफ चल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंदर उन्होंने कुछ औरतों और मर्दों को बंदी बनाया होता है और जब वो इन्हें एक एक करके मारने लगते हैं तो तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हमला हुआ है। फिर इनका हेड इनको वहाँ से निकलने का हुक्म देता है। फिर वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है जो इनको खूब मारता पीटता है। इनके कुछ आदमी पैकेज को लेकर वहां से जाने लगते हैं जबकि कैप्टन वहां उनकी धुलाई करने में मसरूफ होता है। कैप्टन होस्टेजेस को बिछाने के बाद इनके हेड से मिलता है जो इसको बातों में मसरूफ करके इस पर पीछे से हमला करवा देता है। फिर कैप्टन और उसके दरमियान काफी लड़ाई होती है। हम देखते हैं कि सर्वेंट के कुछ आदमी जो कि पैकेज को लेकर जा रहे होते हैं उन पर हमला होता है। ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जोकिन टोरस था जो कि सैम का फाल्कन वाला सूट पहन कर आता है और पैकेज हासिल कर लेता है। फिर जब कैप्टन उस दहशतगर्द को मार देता है तो वहां पर आर्मी के लोग आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो कि अपनी वाइफ की कब्र पर फूल रखता है वहां पर इससे फोन आता है कि कैप्टन ने पैकेज और होस्टेजेस को बचा लिया है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि सैम और टोरस दोनों आइजिया से मिलने के लिए जाते हैं जिसे देखकर टोरस बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। फिर सैम को वहां पर फोन आता है जिसे सुनकर उससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहता है, जिसे सुनकर आइजिया कमरे में चला जाता है। फोन सुनने के बाद सैम आइजिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम प्रेसिडेंट का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए हो, इसलिए कि उसने तुम्हें जेल में कैद रखा था। जिसे सुनकर आइजिया कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कैप्टन अमेरिका प्रेसिडेंट की गुलामी करे। तो ये तुम जानते हो कि थंडरबोल्ट रोज कैसा आदमी है और पास्ट में उसने क्या किया है। सैम कहता है कि देश को हमारी जरूरत है, अगर प्रेसिडेंट कोई भी होता तो मैं मिलकर उसके साथ काम करता। उसने मुझे और टोरियस को शाम को इनवाइट किया है, अगर तुम भी मेरे साथ चले तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। फिर ये तीनों सूटर बुटर होकर शाम को गाड़ी में बैठकर सीधा व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। वहां पर इनकी कुछ तस्वीरें नहीं जाती हैं। फिर ये अंदर चले जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट की असिस्टेंट आती है जो कि सैम से कहती है कि प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं। सैम प्रेसिडेंट से मिलने के बाद उनका शुक्रिया अदा करता है। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो दोबारा से एवेंजर्स को बनाने में। फिर वहाँ पर जापान का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है जो कि इनसे मिलता है। फिर ये तीनों एक साथ तस्वीर खिंचाते हैं। प्रेसिडेंट इससे कहता है कि मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल डालेंगे। फिर टोरियस इससे पूछता है कि प्रेसिडेंट से क्या बात है, जिस पर सैम बताता है कि हमें प्रेसिडेंट के लिए काम करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाती है जिसमें प्रेसिडेंट बताता है कि जब इंडियन ओशन में सेलेस्टियल आइलैंड उभरा था तो बहुत सारे मुल्कों ने वहाँ पर मौजूद मादनियात को खोजने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और वहाँ पर जो हमें मिला वो दुनिया का नक्शा बदल सकता है जो कि वाइब्रेनियम से ज्यादा ताकतवर है। और मैं पेश करता हूँ एडमेंटियम, और इसका पहला और इकलौता रिफाइंड सैंपल जो कि जापानियों से चुरा लिया गया था अब वो हासिल कर लिया गया है। और इसको हासिल करने वाले हमारे दो बहादुर हैं जो कि यहीं पर बैठे हैं, जो कि टोरियस और हमारा अपना कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। इसलिए आज हम जो गठबंधन करेंगे इससे मिलकर हम इतना एडमेंटियम निकालेंगे जो कि पूरी दुनिया के लिए काफी हो। तभी वहाँ पर आइजिया पिस्तौल छीन कर प्रेसिडेंट पर गोलियां चला देता है। सैम जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो आइजिया उसे उठाकर दूर फेंक देता है। प्रेसिडेंट को वहाँ से महफूज जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सिपाही वहाँ पर आए गेस्ट पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। आइजिया बिल्डिंग से छलांग लगाकर
बाहर चला जाता है, जबकि सैम उसका पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। आइजिया को बाहर पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। फिर आइजिया सैम से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया और ये कि मैं अपनी आज़ादी दोबारा से नहीं खोना चाहता। सैम उसे कहता है कि अगर तुम भागोगे तो मारे जाओगे। फिर इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद कैप्टन सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहा होता है। कैप्टन को देखकर वो मीटिंग खत्म कर देता है और उसे कहता है कि आ जाओ। अब वो प्रेसिडेंट से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी इंचार्ज आ जाती है। इसे देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि ये यहीं रहेगी। सैम प्रेसिडेंट से कहता है कि ये आजिया ने नहीं किया, ये उसे फंसाने की कोशिश की गई है। जिस पर सिक्योरिटी इंचार्ज कहती है कि मैं बताती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे जेल में रखा था, इसलिए वो प्रेसिडेंट से अपना बदला लेने के लिए उसने हमला किया। फिर सैम उसे कहता है कि तुम तो अवेंजर बनाने की बात कर रहे थे। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है ये बात तो मैंने जहन से तभी निकाल दी थी जब मुझ पर हमला हुआ था। जिसे सुनकर सैम वहाँ से बाहर निकल आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सैम आजिया से मिलने के लिए जेल में जाता है। सैम उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया था कि तुमने अपने प्रेसिडेंट पर गोली चला दी। आजिया से कहता है कि ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। मैंने तो बस अपने बाल कटवाए थे और अपना सूट प्रेस करवाया था। आजिया सैम से कहता है कि तुम इस झंझट से दूर रहो। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम दोबारा यहाँ मत आना। और ये सैम को बताता है कि मुझे कुछ मिला है। वो बताता है कि आजिया की मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमक रही थी और बिल्कुल ऐसे ही दूसरे शूटर्स की भी मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। तभी दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी इंचार्ज भी मामले की छानबीन कर रही होती है। इसी दौरान सैम की गाड़ी पर फायरिंग होती है। हमला करने वाला सर्वेंट का हेड होता है। फिर वो ये देखने के लिए कि कैप्टन मरा है कि नहीं गाड़ी की तरफ जाता है। उसी वक्त पीछे से पुलिस आ जाती है। वो पुलिस की तरफ देख रहा होता है, तभी सैम पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। फिर ये एक दूसरे के साथ खूब लड़ाई करते हैं और जब कैप्टन इसे मार देता है तो तभी कैप्टन को एक फोन आता है। ये वही शख्स है जो इनको इस सब मामलात में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कैप्टन से कहता है कि तुम अच्छा लड़ लेते हो, जिसका मतलब है कि उसने कैप्टन पर अच्छी तरह से नजर रखी हुई है। ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। जिसे देखकर टोरियस कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। सैम बताता है कि रास्ते में मेरी साइड वेंडर के साथ टक्कर हो गई थी। सैम टोरियस को मोबाइल देता है और कहता है कि इसकी लास्ट कॉल की लोकेशन चेक करो। जिसको चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि ये एक जंगल के एरिया है जो कि बीच जंगल में थी, जहाँ पर ना तो कोई गाड़ी जा सकती और ना ही कोई एयरपोर्ट था। यानी कि वो आर्मी का इलाका है। जिसको पकड़ने के लिए सैम अपना कैप्टन अमेरिका वाला सूट निकालता है। फिर टोरियस से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, जिस पर कैप्टन मान जाता है। फिर ये दोनों उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। शाम तक ये दोनों उस लोकेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक जंगल में होती है, जिसे लोहे की तारों के साथ कवर किया हुआ था और जहाँ पर चारों तरफ सोल्जर थे। फिर ये इन तारों को एक गैजेट से काट कर अंदर घुस जाते हैं। लिफ्ट से ये ऊपर जाते हैं और फिर ये अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ये कैदियों को कैद करने की जगह है, यानी कि ये एक जेल है जहाँ पर कोई भी कैदी नहीं था। इन्हें जेल में एक लैब मिलती है। वहाँ लैब में चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें लगी थी। सैम को वहाँ पर आइजिया की तस्वीर भी लगी नजर आती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। और जब रोस जापान के प्राइम मिनिस्टर को गठबंधन में शामिल होने के लिए कहता है, जापान के प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि तुम ही हो वो जिसने हमारा एडमेंटियम का सैंपल चुराया था और अब उसे वापस करके हम इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कह रहे हो। हम तुम्हारी इस चालों में फंसने वाले नहीं हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टन्स लैब में दाखिल होता है, जिसको देखकर सैम कहता है तो तुम हो वो क्लाइंट जो सारे मामले का माइंड मास्टर है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। वो कहता है कि इस सारे मामले में सर्वेंट वो प्यादे थे जिनके बगैर में कोई चाल नहीं चलता था, अगर अफसोस कि तुमने उन्हें मार दिया। सैम उसे कहता है कि तुम हो जिसने सर्वेंट से वो सैंपल चुराया और फिर प्रेसिडेंट पर हमला भी करवाया। आखिर तुम रोज को मारना क्यों चाहते हो। स्टन सैम से कहता है सब कुछ यही क्यों लगता है कि मैं प्रेसिडेंट को मारना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे 16 साल के लिए गैमा रेडिएशन के कमरे में बांध रखा, जिससे मेरे दिमाग की बनावट बदल ली। वो अपनी हर मुश्किल का हल मेरे दिमाग से निकलवाता और आज वो जिस पोजीशन पर है वो मेरी बदौलत है। और अगर मैंने रोज को मारना होता तो मैं उसे बहुत पहले का मार चुका था। सैम उससे कहता है कि तुम्हारे इस खेल में बहुत सारे मासूम लोग भी मरते जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये खेल बंद करना होगा। टोन सैम से कहता है कि तुम प्रेसिडेंट को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो। व्हाइट हाउस में होने वाला प्रेसिडेंट पर हमला वो जानता है कि मैंने ही करवाया है। इस सारे मामले में वो तुम्हें क्यों घसीट रहा है, जिसको सुनकर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। स्टन को मारने की कोशिश करता, वो ऐसा नहीं कर पाता। स्टन सैम को वहीं पर जकड़ देता है। फिर स्टन सैम को छोड़ देता है। वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कि स्टन के कंट्रोल में होते हैं। स्टन को वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद ये लड़ने लग जाते हैं। इनको मारने के बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मगर वहाँ पर कुछ और सिपाही आ जाते हैं। उसी वक्त पीछे से प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हेड आ जाती है। फिर ये इनकी खूब धुलाई करती है। पानों को मारने के बाद ये तीनों वहां से निकल आते हैं।
फिर वहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमें कैप्टन अमेरिका को हिरासत में लेने का हुक्म मिला है। ये साथ गोली लगाकर ले जाने लगते हैं। ये तीनों सिपाहियों को मारकर खुद गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। फिर ये तीनों सेलेस्टियल आइलैंड पर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चले जाते हैं। यही वो आइलैंड है जहाँ पर एडमंटियम की खोज हुई थी। जब ये प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाते हैं, फिर कैप्टन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कैद होना चाहिए था। कैप्टन प्रेसिडेंट से कहता है कि हमें एक अलग कमरे में बात करनी चाहिए। फिर ये दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे पता चल गया है व्हाइट हाउस में होने वाले हमले के पीछे किसका हाथ है। आपने स्टंस को कैद में रखा और उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते रहे, स्टंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और वहां से मुझे आपके ब्लड की रिपोर्ट भी मिली है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से से कहता है तो मैं और क्या करता, मैं मरने वाला था और फिर जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। उसी वक्त वहाँ पर एक सिपाही आता है जो प्रेसिडेंट को आकर बताता है कि हमारे 2 पायलट्स ने जापानीज शिप्स पर हमला कर दिया है। जिसे सुनकर कैप्टन कहता है कि इस हमले को मैं रोक सकता हूँ। प्रेसिडेंट ने कहता है कि जाओ और इसे रोको। कैप्टन और टोरियस इस हमले को रोकने के लिए चल पड़ते हैं। कैप्टन टोरियस से कहता है कि मेरे साथ रहने कहीं मर ना जाना। फिर कैप्टन पायलट्स के पास जाकर उसे हमला रोकने का कहता है। फिर जापान की तरफ से 2 मिसाइल आते हैं, उनको टोरियस और कैप्टन बहुत ही अच्छे तरीके से तबाह कर देते हैं। टोरियस जख्मी हो जाता है और फिर वो नीचे पानी में गिर जाता है। क्योंकि पायलट स्टंस के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो रुकने का नाम नहीं लेते, जिस वजह से कैप्टन पायलट्स को मारकर तैयारी तबाह कर देता है। खुद वो ऊपर आसमान उड़ जाता है और उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले आते हैं, जिसे देखने के लिए कैप्टन अस्पताल आता है। फिर वहाँ पर सिक्योरिटी हेड भी आ जाती है जो कि सैम को कोल्ड ड्रिंक देती है। सीन शिफ्ट के दौरान देखते हैं कि प्रेसिडेंट आकर लोगों से खिताब करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम से मिलने के लिए स्टर्न्स आता है, जो सैम से कहता है कि इंडियन ओशन में मैं तुम्हारी वजह से जीती हुई बाजी हार गया। सैम उसे कहता है कि तुम इंडियन ओशन में जंग नहीं बल्कि कुछ और चाहते थे, और वो ये कि तुम प्रेसिडेंट रोज पर कलंक लगाना चाहते थे। स्टर्न्स उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो कैसे। जिस पर सैम कहता है कि दवाइयों से उसकी जांच कोई और कर रहा है, जिसका मतलब है कि रोज अब भी खतरे में है। फिर एक साफी उठकर प्रेसिडेंट से सवाल पूछती है कि इंडियन ओशन में लड़ाई इस वजह से हुई क्योंकि जापान का एडमिंटियम चुराने के लिए सर्वेंट ग्रुप को पैसे आपकी गवर्नमेंट ने दिए थे। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि हमने पैसे नहीं दिए थे। स्टर्न सैम से कहता है कि रोज ने मुझे हैवान बनाया और अब असूलन मुझे भी उसे हैवान बनाना चाहिए। अचानक से वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और स्टर्न को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर सैम वहाँ से जाने लगता है। स्टर्न उससे पूछता है कि कहाँ जाने लगे हो। वो कहता है कि तुम्हारी सहलाए हुए रहते को करने। स्टर्न्स उससे कहता है कि अगर रोज बच गया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी मार डालेगा। फिर एक दूसरा सहाफी प्रेसिडेंट से सवाल पूछता है कि डॉक्टर विल्सन सन्स ने खुद को अरेस्ट करवा लिया है और उसका कहना है कि प्रेसिडेंट ने उससे वादा किया है कि अगर वो प्रेसिडेंट के लिए काम करेगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि ये सब झूठ है। फिर सडनली वहाँ पर स्पीकर में एक रिकॉर्डर टेप चलने लगती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड प्रेसिडेंट को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर प्रेसिडेंट उन्हें कहता है कि मुझे इनके सवालों के जवाब देने दो और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर गुस्से से प्रेसिडेंट की वहाँ पर उनकी हालत खराब होने लगती है। फिर आस्ता आस्ता प्रेसिडेंट की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिससे वो एक बहुत बड़े रेड हल्क में बदल जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो आसपास की चीजों को तोड़ने लग जाता है। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं। फिर वहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की। फिर कैप्टन और रेड हल्क के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है। हालांकि जब कैप्टन पर हमला करता है तो कैप्टन अपने परों का इस्तेमाल करके वहाँ से दूर चला जाता है। इस तरह वो हल्क के बहुत सारे हमलों से बच जाता है। आर्मी वाले भी चारों तरफ से हल्क पर गोलियां चलाते हैं, मगर सैम उन्हें पीछे हटने का कहता है। फिर कैप्टन हल्क को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वो हल्क पर हमला करता है और वहां से उड़ जाता है ताकि हल्क इसका पीछा करते करते शहर से बाहर निकल आए। और फिर हल्क भी बिल्कुल क्रिश की तरह उड़ने लगता है और जहाँ पर इसका एक पाँव पड़ता है वहां पर ऐसे लगता है कि जैसे बॉम्ब चल गया हो। एम इसको बिल्कुल उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर ये अपनी बेटी के साथ आया करता था, लेकिन हल्क फिर भी नहीं रुकता। फिर सैम इसे बहुत बुरी तरह से पीछे से जख्मी कर देता है और फिर सैम हल्क के हत्थे चढ़ जाता है। सैम खुद को अपने विंग्स के साथ कवर कर लेता है और जब सैम उड़ने की कोशिश करता है तो हल्क इसे पकड़ लेता है और इसके एक विंग्स को तोड़ देता है। जब हल्क इसके सर को कुचल रहा था तभी सैम खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। हल्क जब उड़कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो कैप्टन अपने विंग्स को उसके पेट में घुसा देता है। चारों तरफ तमाम चीजें टूट फूट जाती हैं। फिर वहाँ पर दूसरे सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं जो सैम को उठाते हैं। सैम पूछता है कि क्या वो लाल सांड मर गया है। उसी वक्त वो गाड़ी को फेंक कर वहाँ से उठ खड़ा होता है। फिर सैम लाल सांड से कहता है कि मुझे पता है कि प्रेसिडेंट आप मुझे सुन सकते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये सब तबाही नहीं चाहते, तो प्लीज रुक जाइए। फिर ये सुनकर प्रेसिडेंट अपनी दोबारा असली हालत में आ जाता है। फिर रेस्क्यू वाले उन्हें रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि आयजिया को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वहाँ सैम उससे मिलने आता है। देखकर आयजिया बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये दोनों आपस में गले लगते हैं। कि बाद सैम प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है, जो अपने साथ प्रेसिडेंट की बेटी को भी लाता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद सैम हॉस्पिटल में टोरिस के पास जाता है। टोरिस सैम से कहता है कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, शायद आज मेरी ये हालत ना होती। और यहीं पर आज की मूवी खत्म होती है।